नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं पांच की बात में बात G20 की। 9 और 10 तारीख को G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है, जिसके लिए 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी में होंगे। पूरी तरह से दिल्ली इसके लिए, इनके स्वागत के लिए तैयार है और कई रास्ते उन दिनों में बंद भी होंगे। कई जगह पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कई ट्रैफिक डाइवर्जन है, स्कूल कॉलेज बंद होंगे और ऐसे तमाम पते की बात जो आपके लिए जरूरी है आज हम आपको बताएंगे 5 की बात में आगे। लेकिन सबसे पहले खबर चीन के राष्ट्रपति की। शी जिनपिंग G20 के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि चीन में शी जिनपिंग के डेप्यूटी जो है यानी कि नंबर 2 और वहां के प्रधानमंत्री ली कीयांग वो G20 के लिए आएंगे, लेकिन शी जिनपिंग नहीं आएंगे। तो शी जिनपिंग का उस शिखर सम्मेलन में नहीं आना, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हो रहे हैं, यूके के ऋषि सुनाक आ रहे हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो होंगे और सभी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे। शी जिनपिंग का यहां नहीं आना क्या संदेश देता है? आखिर शी जिनपिंग इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? क्या शी जिनपिंग बाइडेन के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते? कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि इसमें रूस भी शामिल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या चीन और रूस का एक अपना गुट है जो अब अलग पड़ रहा है इस विश्व मंच पर? तो सबसे पहले सुनिए चीन के विदेश मंत्रालय को, उन्होंने क्या जानकारी दी है शी जिनपिंग के नहीं आने के बारे में। 欢迎出席今天的外交部例行记者会。首先，应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的20国集团领导人第18次峰会。और अब आपको बताते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, वो G20 गुट, 20 देशों का जो गुट है, वो किस तरह से काम करता है, G20 की जो संरचना है वो कैसी करती है। तो सबसे पहले देखें कि कैसे काम करता है G20। जो G20 है वो दरअसल 2 ट्रैक पर बटा हुआ है। इसका जो काम है, एक तरफ फाइनेंस यानी कि वित्तीय ट्रैक पर काम होता है और दूसरी तरफ जो है वो शेरपा ट्रैक यानी कि जो G20 के शेरपा होते हैं उनके कई दौर की बातचीत होती है। 200 से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है अलग अलग मुद्दों पर। तो 2 ट्रैक पे काम करता है G20। तो पहले देखते हैं कि जो वित्तीय ट्रैक है उसमें क्या होता है, कैसे काम करता है G20। इसमें G20 के जो वित्त मंत्री हैं, सेंट्रल बैंकों के गवर्नर हैं और उनके जो अधीनस्थ हैं, वित्तीय और मुद्रा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना, वित्तीय नियमन है। साल में इसकी कई बार बैठकें होती हैं, यानी कि वित्त मंत्री हैं, जो केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष हैं, उन जो गवर्नर हैं और तमाम वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं इस व्यवस्था से, उनकी कई राउंड की बैठक होती है साल में। और इसके अलावा जो शेरपा ट्रैक है, शेरपा ट्रैक किस तरह से काम करता है ये आपको दिखाते हैं। G20 के हर सदस्य देश का एक शेरपा होता है। ये बड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। उन देशों के जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कि राजनीतिक संवाद जो है, आपसी बातचीत, विकास की बात, ऊर्जा, अपने देश के प्रमुख की ओर से शेरपा का काम होता है योजना बनाना, निर्देश देना, उस पर अमल करना। ये तमाम बातें जो हैं वो शेरपा लेवल पर होती हैं। और अब आपको बता दें कि जो इस बार अध्यक्षता G20 की भारत को मिली है, तो G20 किस तरह से काम करता है, जो इसकी अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंसी है, वो हर साल किस तरह से रोटेट होती है किन देशों के बीच में। तो G20 की अध्यक्षता बदलती रहती है साल दर साल और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 देश 5 समूहों में बंटते हैं। हर समूह के बीच बारी बारी से अध्यक्षता जाती है। भारत ग्रुप 2 में है, जिसमें कि रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है और इसमें से भारत को अध्यक्षता मिली। तो 2 गुट में बटे होते हैं और उसमें उनके सदस्यों में ये रोटेट होती है। पूरे देश में 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय या कोई सचिवालय नहीं है। और अब
दिखाएं आपको कि तैयारियां कैसे हो रही हैं इस G20 शिखर सम्मेलन की। इसको अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। 9 और 10 तारीख को ये शिखर सम्मेलन है और दिल्ली किस तरह से इसके लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो सुरक्षा की बात। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा इसके पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब 1,30,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो के आवागमन के लिए दिल्ली पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 8 से 10 सितंबर के दौरान मोती बाग, भीकाजी कामा प्लेस, मुनिरका, आरके पुरम, IIT और सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। तो ये बात जो है वो आपके काम की बात है कि किन किन जगहों पर जो मेट्रो है वो इस दौरान बंद रहेंगे। मोती बाग है, भीकाजी कामा प्लेस, मुनीरका, आरके पुरम, IIT, इन सभी जगहों पर। इसके अलावा पुलिस ने धौलाकुआं, खान मार्केट, जनपथ, सुप्रीम कोर्ट और भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन को संवेदनशील जगहों की सूची में रखा है, क्योंकि बहुत सारे जो होटल्स हैं जहां पर राष्ट्राध्यक्ष जो है वो ठहर रहे हैं, वो इनके आसपास भी हैं। साथ ही 7 की रात से 11 सितंबर की शाम तक एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों को मेट्रो के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। और अब दिखाएं आपको कि दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में क्या क्या और जानकारी दी है। लेकिन सबसे पहले तो देखिए कि ये जो इस पर जो रूट्स हैं वो कहाँ, कैसे, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, वो देख लीजिए। मेरे साथियों का स्वागत जो फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन जो राज्याध्यक्ष है उनका आगमन जो है 8 तारीख से सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग 7 की लेट नाइट भी आ सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो पहली जो इंतजाम शुरू होने का जो समय होगा वो 7 तारीख को रात को तकरीबन 12 बजे से हम लोगों का इंतजाम प्रारंभ हो जाएगा। और 7 की रात को हम लोग जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल जो है, उन गाड़ियों का जो एंट्री है दिल्ली के अंदर हम लोग उस पर कंट्रोल करेंगे। इसमें आवश्यक सेवाओं को लाने वाली, आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज हैं, दवाओं को लाने वाले जो ट्रक्स हैं, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, उनको जो भी पहले की तरह जो नो एंट्री की टाइमिंग्स है उस हिसाब से वो गाड़ियां चलेंगी और उनको आने दिया जाएगा। 8 तारीख की सुबह से हमारी 5 बजे से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 8 तारीख को पूरे दिन भर जो है सुबह से राज्याध्यक्ष आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट पर आएंगे और बाकी विभिन्न होटल्स में वहाँ से जाएंगे। तो उस वक्त से हम लोगों का इंतजाम शुरू हो जाएगा। 9 तारीख की सुबह से टैक्सी और TSR वगैरह जो है, जो आपने हमारी यातायात निर्देशिका में देखा होगा, तो नई दिल्ली में आना उनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और उनके पास वैलिड टिकट है, या कोई होटल जाना चाह रहे हैं, उनके पास वैलिड बुकिंग है, तो वो अगर टैक्सी TSR से आ रहे हैं तो हम उनको अनुमति देंगे आने के लिए। और इसी पूरे सिलसिले में, इस पूरे इंतजाम के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने विस्तार से एक ट्रैफिक एडवाइजरी यातायात निर्देशिका 25 अगस्त को जारी करी थी, जो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट, वहाँ पर वर्चुअल हेल्प डेस्क है G20 समिट के लिए, G20 शिखर सम्मेलन के लिए, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की सेवाएं जो है रेगुलेट या उनका नियमन किया गया है। लेकिन इस पूरे यातायात के इंतजाम का एक मुख्य बिंदु सुमन में आपको और अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास यह है कि सारी जो सेवाएं हैं किसी ना किसी रूप में वो चलती रहें, और आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो कि मान लीजिए आप बस इस्तेमाल करके दिल्ली या दिल्ली के बाहर किसी क्षेत्र से जाना चाहते हैं तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नई दिल्ली जो क्षेत्र है, नई दिल्ली NDMC का जो क्षेत्र है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको कंट्रोल जोन बनाया गया है। कंट्रोल जोन का अर्थ है कि नई दिल्ली के अंदर, NDMC एरिया के अंदर सिटी बस सर्विस नहीं चलेंगी,
लेकिन जो NDMC का जो बाहर का एरिया है, रिंग रोड अगर हम कहें, तो वहां तक सिटी बस सर्विसेज चलेंगी। उसके साथ साथ मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर नई दिल्ली में आना चाहता है, दिल्ली के किसी जगह पर जाना चाहता है, वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप नई दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो आपको सिटी बस सर्विस, TSR, टैक्सीज वगैरह सब मिलेंगे। एयरपोर्ट में आप जाना चाहते हैं, आपकी फ्लाइट है, लेट नाइट है या दिन में है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी एरिया से है, गुड़गांव से है, पलवल से है, सोनीपत से है, आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो हमने वैकल्पिक मार्ग हमारी यातायात निर्देशिका में दिए हैं। साथ के साथ मेट्रो पूरी तरह से उपलब्ध है, और तो एयरपोर्ट के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। राजकीय अवकाश है, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज बंद हैं, कार्यालय बंद हैं। लेकिन राजकीय अवकाश का मतलब और स्कूल कॉलेज के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार बंद हो जाएंगे। बाजार पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन के लिए उनको कंट्रोल किया गया है। लेकिन बाजार बंद होने का मतलब ये भ्रांति या जिज्ञासा कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, दूध मिल्क बूथ हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, सभी जगह खुली रहेंगे। हाँ, रूट के नजदीक अगर उस पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान में वहां पर कंट्रोल्स रहेंगे। सर, ये हमने नई दिल्ली या NDMC एरिया कंट्रोल जोन है, तो सर एक कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो बहुत ज्यादा इसके बाहर भी अफेक्टेड रहेंगे, जो लोग अवॉइड करें, हम वो उसके बारे में सर थोड़ा बता दें। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए, कुछ राज्य अध्यक्ष, शेराटन होटल है साकेत क्षेत्र में है, साकेत मॉल के पास पड़ता है, ग्रैंड होटल है। अगर लोधी होटल की बात करें तो वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। हयात होटल है, रिंग रोड पर है, सफदरजंग के एरिया में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नई दिल्ली क्षेत्र के बाहर हैं, इवन एरो सिटी भी बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य जैसे पहले से जैसे चलता आया है वैसी स्थिति रहेगी। बिल्कुल नजदीक के कुछ प्रीमाइसिस हैं, उनको जो लोकल पुलिस है अपने लोकल पुलिस अरेंजमेंट्स के तहत उनको कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मॉल भी है तो वो खुले रहेंगे। नजदीक की कुछ शॉप्स हैं, वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, और कुछ रोड्स जो हैं टेम्परेरी टाइमिंग्स के लिए, जब भी प्रोटेक्टेड व्यक्ति का मूवमेंट होगा। मान लीजिए साकेत से चल रहे हैं तो जो भी रिंग रोड थोड़ा प्रभावित होगा थोड़े से समय के लिए, अरविंदो मार्ग थोड़ा प्रभावित हो सकता है थोड़े समय के लिए, जिस वक्त मूवमेंट होगा। जब वो वेन्यू पर आएंगे, वापस होटल में जाएंगे या फिर रात के समय डिनर के लिए जाएंगे, तो वो बहुत लिमिटेड समय के लिए होगा। इस तरह के जो इंतजामात पहले भी दिल्ली पुलिस करती आई है जब भी जो है प्रोटेक्टेड व्यक्तियों का मूवमेंट होता है। उसी तरह से एरो सिटी में ये नहीं है कि एरो सिटी बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, वो भी खुली रहेगी। मॉल्स वगैरह जो है वहाँ खुले रहेंगे, लेकिन आसपास के जो 1-2 बिल्डिंग्स जो हैं आसपास की, वहाँ पर एक्सेस को कंट्रोल किया जाएगा। तो आपको जैसा बताया गया कि कंट्रोल जोन को अवॉइड करें, रूट्स में कोई इशू नहीं आएगा, पेशेंस रखें। अगर वो थोड़ी देर के लिए बंद भी होते हैं रास्ते तो वो थोड़ी देर के लिए होंगे, और जहां आपको जाना है वहां थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके चलें, सो दैट यू आर नॉट डिलेड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से साझा की है कि कौन से कंट्रोल जोन हैं, कहाँ कहाँ पे किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। और सबसे काम की बात ये कि अगर कहीं भी आपको जाना है तो एक बार पहले ये रूट देखें। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अगर पहुंचना है तो खास करके देखें कि किस रास्ते से आप जा सकते हैं। मेट्रो लेना जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें ठीक रहेगा, और साथ ये भी कि जितना वक्त लगता है उससे ज़्यादा वक्त लेकर चलें ताकि देर ना हो। और जैसे 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जो G20 की बैठक हो रही है, उस बीच राजधानी में कई तरह की तैयारियां चल रही हैं, और इसी बीच लोगों के मन में ट्रैफिक और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे लेकर आशंकाएं हैं। कई जगह लोग बार ये पूछते भी हैं कि क्या कोई लॉकडाउन है, तो नहीं, ये बताना चाहेंगे हम कोई लॉकडाउन नहीं है। जाहिर एक बड़े पैमाने पर एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो कई रास्ते जो हैं इसके लिए अलग अलग तरह से कंट्रोल या रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने एक पोस्ट किया है कि दिलचस्प तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स रिलैक्स, G20 समिट के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है।
और दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी का कहना है कि G20 की तैयारी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। देश की राजधानी दिल्ली G20 के मेजबानी के मुहाने पर खड़ी है। दिल्ली को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि इतनी खूबसूरत दिल्ली पहले कभी नहीं लगी जितनी इन दिनों लग रही है। कॉमनवेल्थ के समय भी दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं लगी। इस खूबसूरत दिल्ली को बनाने में, सजाने संवारने में दिल्ली की सरकार का योगदान क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सबसे अहम मंत्री यही हैं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यही संभाल रही हैं। मैम सबसे पहले संक्षेप में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो G20 के लिए दिल्ली को सजाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है, इसमें दिल्ली सरकार के क्या क्या काम हैं? देखिए G20 की तैयारी पिछले 3-4 सालों से हो रही है। G20 के लिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे NCD हो, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो पूरा G20 का कॉम्प्लेक्स है, जो ITPO कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे एक्चुअली समिट हो रहा है, ये पूरा केंद्र सरकार ने बनवाया है। उसके आसपास अगर आप जाएंगे तो जो सारा टनल्स का स्ट्रक्चर है, जो मैं तो मानती हूँ एक इंजीनियरिंग मार्वल है, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। वो केंद्र सरकार ने फंड किया है, लेकिन दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। उसी तरह से आप देखिए कि जो G20 के वेन्यू के आसपास के एरियाज हैं, उनकी पिछले 2-3 साल से लैंडस्केपिंग चल रही है। आज ऐसे ही एक स्ट्रेच पे हम खड़े भी हैं। लोधी रोड का ये स्ट्रेच है, G20 के एरिया में आता है। इसका पूरा रीडिजाइन, लैंडस्केपिंग हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने अपने एरियाज में किया है। जो आप बता रहे हैं जी बिल्कुल, अगर आप देखिए वहाँ पे आपको ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से G20 का हिस्सा माना जाए इसको? G20 का हिस्सा है, क्योंकि हमें पता है कि ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स दिल्ली जानती है कि हम G20 की मेजबानी करने वाले हैं। और देखिए G20 केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, LG, मुख्यमंत्री की बात नहीं है। ये देश के इज्जत और ये देश के गौरव की बात है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट अगर दिल्ली आ रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस दिल्ली में 3-4 साल से तैयारियां हो रही हैं, वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति जो खुद सिर्फ 2 साल से दिल्ली में है, शायद 1.5 साल से दिल्ली में है, वो अब अगर आके कहें कि सब कुछ मैंने किया, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि G20 की तैयारी में केंद्र सरकार ने भी भूमिका निभाई है, दिल्ली सरकार ने भी भूमिका निभाई है, MCD ने भी भूमिका निभाई है। सबने अपने अपने हिस्से का काम किया है, तभी तो दिल्ली इतनी शानदार लग रही। तो ये याद दिलाना जरूरी है कि दिल्ली सरकार ने भी काम किया है, केंद्र ने अपना काम किया है, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और दिल्ली बहुत सुंदर सजी है G20 के शिखर सम्मेलन के लिए। और किस तरह सज रहा है भारत मंडपम, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। और अब 5 की बात में आपको दिखाते हैं G20 से जुड़ी कुछ और तैयारियां। एक भारत मंडपम बना है जहां पे तमाम चीज़ें भारत के इतिहास से जुड़ी हुई भी सजाई गई हैं। तो आपको दिखा रहे हैं एक डिजिटल वॉल वहां पर तैयार किया गया है और यहाँ पे ये जो भारत मंडपम में जो डिजिटल दीवार है उसमें 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनी है जिसमें AI एंकर स्वागत करेंगी। बहुत सारी भाषाओं में डिजिटल दीवार पर दिखाई जाएगी भारतीय लोकतंत्र की कहानी, जो कि वैदिक काल से शुरू होकर 2019 के चुनाव तक की एक झलक है। टच स्क्रीन पैनल के जरिए ऑडियो से लेकर लिखित में कहानियां होंगी और इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिवार। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बनाई जाएगी 26 पैनल की डिजिटल दीवार और इसमें साथ ही AI एंकर स्वागत करेगी जो G20 के जो देश हैं जो वहां पर पहुंचेंगे। इस 2 दिनों की जो यहां पर चर्चा होने वाली है, यहां पर मुलाकात होने वाली है उसको लेकर। और यहां पर यह भी बताया जाएगा कि ये जो 26 पैनल होंगे, जो डिजिटल दीवार बनेगी, और वो 16 भाषाओं में होगी। यानी अगर आप इस डिजिटल पैनल के पास जाएंगे, डिजिटल दीवार के पास जाएंगे और आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ऑडियो और टेक्स्ट के तौर पर भी आपको जानकारी मिलेगी। ऑडियो की अवधि
करीब 60 सेकंड तक की होगी और साथ में टेक्स्ट में भी अलग अलग भाषाओं में जो 16 भाषाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जानकारी क्या मिलेगी? भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, उसको लेकर तमाम चीजें वहां पर बताई जाएगी। चाहे वो मौर्य डायनेस्टी हो, चाहे वो कृष्णदेवराय का शासनकाल हो, लेकिन इसकी शुरुआत जो की जाएगी इन डिजिटल पैनल पे, वो वैदिक पीरियड से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए 2019 के इलेक्शन तक की गाथा जो है इसमें बताई जाएगी। और इसमें मेगास्थनीज ने अगर भारत को लेके कुछ कहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके का कल्चर था, या एक मंदिर जो है वो जो साउथ में मंदिर है उत्तरा मेरूर मंदिर, वहां पर 10वीं शताब्दी की चीजें अंकित है, जो लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है भारत की, वो बताती है। तो सीधे तौर पे इस डिजिटल दीवार के जरिए ये बताया जाएगा कि भारत की लोकतंत्र की गाथा कितनी पुरानी है और उससे जुड़ी हुई तमाम चीजों को उसमें दिखाया जाएगा। और ये 16 भाषाओं में होगा, 26 डिजिटल पैनल होंगे, ऑडियो वीडियो से लेकर टेक्स्ट तौर पे सुविधा होगी। तो जो डेलीगेट्स आएंगे, प्रतिनिधि मंडल आएंगे, वो अगर किसी पैनल पे जाके अगर वो रुकते हैं और वहां पे जो तस्वीरें चल रही है उसको अगर समझना चाहते हैं तो वो उस पे टच स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। उनको ऑडियो की सुविधा वहां पर होगी, 16 भाषाओं में होगी, साथ में वहां पर टेक्स्ट के तौर पे भी वो भी 16 भाषाओं में होगी। तो एक कोशिश है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को बताया जा सके और उसके साथ साथ यहाँ पर एक 7000 साल पुरानी जो डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति भी लगाई जाएगी, जो सीधे तौर पे बताती है कि भारतीय लोकतंत्र कितना पुराना है। तो कोशिश तमाम चल रही है G20 को लेकर और उसी कड़ी में मंडपम में ये सुविधा भी दी जाएगी। बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है और ऐसे में बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में पार्टी ने नजरअंदाज किया है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसे लेकर उमा भारती ने कहा कि हो सकता है कि वो घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो जनता का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ रहेगा। उमा भारती ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके भतीजे की तरह है, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य थी। हालांकि उमा भारती ने कहा कि आगामी चुनाव में वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने बात की उमा भारती से। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, लगातार अब 2 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले से आप लगातार कई सवालों से घेरती हुई नजर आई हैं अपनी ही पार्टी को। जन आशीर्वाद यात्रा निकली, आपने दोबारा एक बयान दिया जो चर्चाओं में जन आशीर्वाद यात्रा से भी ज्यादा है। मेरे लिए बीजेपी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए मुझे काम करना है। मैं बीजेपी में किसी यश की, वैभव की, प्रतिष्ठा की आकांक्षा से नहीं आई, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की अपनी ज़िंदगी में कमी नहीं थी। तो इसलिए जब मैं आ गई तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे अपने वजूद को मैं बनाए रखूं ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, मेरी धार कम ना हो। अपने बारे में तो कभी सोचती ही नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं निजी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ। तो इसलिए ऐसे हालात में जो हो गया कि नेता यहीं बैठे थे केंद्र और राज्य के मेरे पास में परसों नरसों में, और उनको ये कहना भूल गया कि आप भी यात्रा में आ जाइएगा। वैसे मुझे आना नहीं था क्योंकि यात्राओं का प्रारंभ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, पूर्व और वर्तमान, और बाकी नेता मंच पर डाइस प्लान में। अब उनका डाइस प्लान अगर मेरे आने से बिगड़ रहा था तो मुझे कान में ये भी कह देते कि आपको बुला रहे हैं लेकिन आप आना नहीं। डाइस प्लान बिगड़ जाता है मेरे बैठने से, तो मैं कह देती कि नहीं आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन इससे ज़मीनी कार्यकर्ता को ये लगता कि मेरा भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता प्रदेश में हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई स्थान नहीं है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी आगे भविष्य में। अभी तो सरकार बन जाएगी। दीदी, आपने एक और चीज़ बोली थी कि मैं अगर वहाँ पहुँच जाती तो लोगों का ध्यान मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये किस संदर्भ में आपने बोला था? ऐसा होता है ना, इसलिए बोला था। ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है? ऐसा क्यों? एक तो गेरुए कपड़ों के कारण, ठीक है। दूसरा इसलिए क्योंकि मैं मतलब भाजपा के अलावा मैंने राजनीति ही नहीं की, तो मैं इतनी गहरे में समा गई हूँ और लोग मेरे अंदर समा गए हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 2 राज्यों में, कि हमारी आत्मीयता बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं के साथ में। तो सबके कारण कई बार जब तक कि कोई बहुत जोर से प्रभावशाली नेता ना हो उसको धक्के खाने पड़ते हैं फिर।
दीदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया अपने ट्वीट में कि सिंधिया ने सरकार बनाई थी, लेकिन मैंने भी जो है सरकार बनाई थी। हालांकि उस समय आप ज़्यादा सीटों को लेकर आई थी अपने साथ। मैंने दूसरे ढंग से बोली है बात। मैंने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य जी आए, उनकी सरकार बनी, उनकी वजह से हमारी सरकार बनी और कांग्रेस की गिरी। मुझे तो ज्योतिरादित्य आने से बहुत खुशी हुई, बल्कि ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में क्यों थे मुझे ये दुख होता था। लेकिन हाँ, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो मंत्री थे इसलिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो 22 लेके आए, लेकिन 2003 में 173, फिर जब मुझे पार्टी से निकाल दिया तो 2008 में सीधे 40 सीटें गिर गई, 141। फिर उसके बाद जैसे ही मैं वापस लौटी तो फिर 165। तो जो व्यक्ति आपकी सीटों का इजाफा करने में इतनी बड़ी हैसियत रखता हो, उसको आप झूठे ही बुलाए ना, डाइस प्लान में ही ना बुलाए उनको, वो ठीक नहीं। वो कह रही थी। बिल्कुल। विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और सोमवार को इसरो ने एक वीडियो जारी कर बताया कि विक्रम लैंडर ने अपना हॉप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने बताया कि आदेश पर विक्रम लैंडर इंजन चालू कर 40 सेंटीमीटर ऊपर आया, फिर 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से नीचे उतरा। इससे भविष्य में सैंपल और मानव मिशन को वापस लाने में मदद मिलेगी। इसरो ने बताया कि सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे हैं। इस हॉप एक्सपेरिमेंट के बाद वापस मोड़ दिया गया है और सफलतापूर्वक पुनः तैनात किया गया है। और आपके लिए एक अच्छी खबर, आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी ग्रुप अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ रहा है एक नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नज़र, युवाओं पर होगा खास फोकस। एनडीटीवी के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार में देंगे सबकी खबर। इस चैनल को आप देख सकेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर।